नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। आज रूस का यूक्रेन पर हमले का 12वां दिन है। उधर पुतिन ने साफ कर दिया है कि चाहे बात से हो या युद्ध से, वो यूक्रेन में अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटने वाले। दरअसल देर रात फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। करीब पौने 2 घंटे तक फोन पर इनकी बातचीत हुई है और उसमें पुतिन ने ये कहा है कि जिस मकसद से वो यूक्रेन गए हैं, उस मकसद के पूरा किए बिना वो पीछे नहीं हटने वाले। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने मैक्रो से ये भी कहा कि रूस का यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले का इरादा नहीं है। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से साफ यहाँ पर यह भी कहा है कि उसकी शर्तें मान ले तभी ये युद्ध रुकेगा। नरसंहार रोकने के यूक्रेन पर हमला किया गया है, ये पुतिन का कहना है। पुतिन ने मारियोपोल से आम लोगों के न निकल पाने का जिम्मेदार भी यूक्रेन को ही बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि अब ओडेसा पर बमबारी की तैयारी कर रही है रूसी सेना, और ये भी कहा है कि जंग में रूस के करीब 11,000 सैनिकों को यूक्रेन के सैनिकों ने मार गिराया है। रूस के 285 टैंक और 44 विमान जो हैं वो तबाह किए हैं, ये दावा भी यूक्रेन ने किया है। इस बीच ये जानकारी भी आई, अमेरिका ने कहा है कि उसे बहुत ही पुष्ट रिपोर्ट मिली है जिनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान युद्ध अपराध किए हैं, खासतौर पर नागरिकों को निशाना बनाकर। उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि जंग शुरू होने से अब तक 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की सेवाएं भी यहां पर बंद हो गई हैं। मास्टर और वीजा कार्ड ने पहले ही यहां पर सेवाएं बंद कर दी हैं। लेकिन पुतिन ने भी अपना इरादा साफ कर दिया है कि जिस मकसद से वो यूक्रेन पहुंचे हैं, जब तक वो पूरा नहीं होगा वो अब पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच व्लादिमीर पुतिन ने फिर यूक्रेन को चेतावनी दी है कि देश के तौर पर उसका अस्तित्व संकट में है। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन में उसकी शर्तें न मानी तो यूक्रेन का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और इसके लिए यूक्रेन खुद जिम्मेदार होगा। रूसी एयरलाइन एरोफ्लोट के फ्लाइट्स अटेंडेंट्स के साथ एक बैठक में पुतिन ने ये चेतावनी दी है। Дальше они будут продолжать делать то, что они делают. Я уже тоже об этом говорил. Они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह बताया कि रूस ने यूक्रेन के विनित्सा पर 8 मिसाइलों से हमला किया है और उसका हेवरीशॉव का एयरपोर्ट जो है वो रूसी हमलों से तबाह हो चुका है। इस एयरपोर्ट पर हुए हमले की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हर जगह आग लगी हुई है और आसमान में काला धुआं उठ रहा है। तो अब यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें आने लगी हैं। रूसी सेना जो है वो अपने हमले लगातार बढ़ा रही है और पुतिन अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि वो फिलहाल पीछे हटने वाले नहीं हैं, यानी कि आम नागरिकों की जानें भी जाने का सिलसिला लगातार जारी है। और किस तरह की स्थिति यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर चल रही है, उस बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सीनियर एडिटर कादम्बिनी शर्मा, जो इस वक्त पोलैंड और यूक्रेन की बॉर्डर पर मौजूद हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले के एक के बाद एक दिन बीतते जा रहे हैं। इस बीच रूस लगातार तेज हमले कर रहा है। कई शहरों में लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं और शेलिंग हो रही है। कई लोग मारे भी गए हैं, लेकिन यूक्रेन जो है वो लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन इस बीच बाकी सारे देशों से मदद भी मांग रहा है। नेटो से उसे शायद नाउमीदी हाथ लगी है क्योंकि उन्होंने जमीन पर किसी प्रकार की मदद नहीं की है। और तो और नो फ्लाई जोन की जो गुजारिश थी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, उसको भी उन्होंने नकार दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बड़ी कार्रवाई होगी जिसे रूस आमने सामने की लड़ाई मानेगा, मोर्चा खोलना सीधे सीधे उसके खिलाफ मानेगा पश्चिमी ताकतों का। ये वो नहीं चाहता है। इस बीच ये भी हुआ है कि यहाँ पर सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है विदेश मंत्री अमेरिका के, वो पोलैंड आए। यहाँ पर पोलैंड में पोलैंड यूक्रेन के बॉर्डर पर वो यूक्रेन के विदेश मंत्री से मिले। उन्होंने कहा कि वो साथ खड़े हैं, लेकिन ये साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा काम इस वक्त करता नजर नहीं आ रहा है, जबकि लगातार अपील जो है यूक्रेन के नेताओं की तरफ से आ रही है। जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि जिस तरह से नेटो इतना शक्तिशाली होते हुए भी, हथियारों के होते हुए भी
रूस के सामने मोर्चा नहीं खोलना चाहता है, वो उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाता है। लेकिन ये बात सच है कि नेटो इसमें बहुत ज़्यादा शामिल नहीं होना चाहता है। ऐसी हालत में ये जो पूरा मामला है यूक्रेन पर हमले का, वो एक टेस्ट केस जैसा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर यूक्रेन पर हावी हो जाता है रूस, तो उसके बाद क्या होगा। यहाँ पर पोलैंड में जितने नागरिकों से हमने बात की, उनका ये कहना था कि आज यूक्रेन है, लेकिन क्या कल पोलैंड होगा या फिर उसके आगे भी यूरोप में बढ़ेंगे राष्ट्रपति पुतिन। क्या वो चाहते हैं कि जैसे पहले सोवियत संघ था उसी प्रकार का वो अपने एक तरह से साम्राज्य जिसको कहें उसका विस्तार करें। ये कई सवाल हैं जो यहाँ लगातार लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, खासकर तब जब यहाँ पर जब मैं गई यूक्रेन पोलैंड के बॉर्डर पर, वहाँ पर यूक्रेन से रिफ्यूजीज का आने का सिलसिला लगातार जारी है। इनमें से अधिकतर जो हैं वो महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, क्योंकि यूक्रेन ने ये कहा है कि जो लड़ाई करने के सक्षम लोग हैं, यानी कि 20 साल से 50-60 साल तक के लोग जो कि लड़ सकते हैं, वो वहां पर बने रहें ताकि वो एक जवाबी कार्रवाई लगातार एक मजबूत दे सके। जेलेंस्की ने यहाँ तक कहा कि जो भी लड़ना चाहे आकर यूक्रेन की तरफ से वो यहाँ आकर लड़ सकता है। इस बीच प्रतिबंधों का रूस पर दौर भी जारी है। रूस पर हर प्रकार की जो कंपनीज है वहां से निकल रही हैं। ताज़ा मामला मास्टरकार्ड वीज़ा का है, जो कि अब वहां पर नहीं चलेंगी। कई मीडिया कंपनीज बंद हो गई हैं, उनका वहां प्रसारण नहीं होता। कई कंपनीज निकल गई हैं वहां, उन्होंने कहा है कि वहां अपनी सामग्री न बनाएंगे न बेचेंगे। ये सब कुछ हो रहा है और इस सब के बीच में फंसे कौन है? आम नागरिक फंसे हैं और कई हजार भारतीय छात्र जो कि पढ़ रहे थे यूक्रेन में। अधिकतर इनमें से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, कुछ इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई करते हैं। तो ये छात्र वहां फंस गए। अब ये जानकारी आ रही है कि अधिकतर को अलग अलग जगहों से निकाल लिया गया है। बहुत कम बचे हैं यहाँ पर निकालने के लिए। खासकर जो वेस्टर्न सेक्टर है वहाँ से तो लगभग सबको निकाल लिया गया है, ऐसी जानकारी आ रही है। खार्किव जहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई चल रही थी, वहाँ से भी सभी भारतीयों को निकाल लिया गया है, ऐसा कहना है विदेश मंत्रालय का। 4 जो मंत्री हैं वो अलग अलग देशों में, पड़ोसी देशों में केंद्रीय मंत्री देख रहे हैं कि किस तरह से समन्वय हो। यहाँ पर पोलैंड में वीके सिंह आए इस समन्वय के लिए कि किस तरह से छात्रों को निकाला जाए। लेकिन समस्या अभी भी उन भारतीय नागरिकों की है जो बहुत भयानक लड़ाई के बीच में फंसे हुए हैं। सुमी में काफी छात्र मौजूद हैं जो कि इस भयानक लड़ाई के बीच फंस गए हैं और इस तरह की शेलिंग हो रही है, इस तरह की बमबारी हो रही है कि वहां से वो निकल नहीं पा रहे हैं। बंकर से निकलना, बॉम्ब शेल्टर से निकलना भी उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए वहां से निकल कर पहुंच पाना बॉर्डर तक वो अपने आप में मुश्किल है। क्योंकि बाकी भी अधिकतर छात्र जो निकले जिनसे मैंने बात की, उन्होंने ये कहा कि उनको किसी स्पॉट पर जाकर निकाला नहीं गया विदेश मंत्रालय की तरफ से, बल्कि वो खुद चलकर या ट्रेन लेकर वो पहुंचे हैं बॉर्डर तक। और बॉर्डर से फिर यहाँ पर जब वो पोलैंड आए तो उनको सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी गई। और उसके बाद अगर किसी का पासपोर्ट खो गया है या नष्ट हो गया है तो पासपोर्ट दिया गया। यहाँ से विशेष जहाज़ों से उनको भारत ले जाया जा रहा है। ये सिलसिला लगातार चल रहा है और विदेश मंत्रालय का कहना है कि जब तक यहाँ एक भी भारतीय बच जाएगा यूक्रेन में, तब तक वो अपना ऑपरेशन चलाते रहेंगे। ताज़ा जो एक यूक्रेन में हमारे दूतावास की तरफ से एक एडवाइजरी आई है वो ये कि जितने भी वहाँ पर भारतीय नागरिक हैं वो फौरन अपनी जानकारी साझा करें वहाँ पर दूतावास के साथ, ताकि एक साफ आइडिया हो कि आखिर कितने और भारतीय वहाँ पर बचे हुए हैं जिनको निकाला जाना है। एक बात यह भी हुई कि रूस जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए तैयार हुआ कि यहाँ से सिविलियंस को निकाला जाएगा 2 जगहों पर। लेकिन बाद में यूक्रेन ने ये आरोप लगाया कि रूस ने बॉम्बिंग बंद नहीं की है और ये सुरक्षित नहीं है। तो कितना सुरक्षित है वहां से निकलना और किस प्रकार से जो भारतीय छात्र जो सुमी में फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकाला जाएगा, ये भी एक अब बड़ा सवाल बना हुआ है। लड़ाई बदस्तूर चल रही है और कितने दिन चलेगी अभी कोई कह नहीं सकता। क्या यूक्रेन इसमें जीत पाएगा, अपनी आज़ादी बचाए रख पाएगा, या फिर रूस जो कि इतनी बड़ी ताकत है, हर प्रकार की ताकत है, वो लाख प्रतिबंधों के बावजूद वो यूक्रेन पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। ये कई सवाल हैं और इन सवालों से अभी यहाँ पर जहाँ मैं हूँ पोलैंड में, वहाँ भी लोग जूझ रहे हैं। पूरे यूरोप में ये सवाल उठ रहा है। अमेरिका इसको देख रहा है कि किस तरह से ये करवट लेगा। क्या ये रूस का एक या रूस न कहे राष्ट्रपति पुतिन का एक ये फाइनल पुश है जहाँ पर वो रूस की मजबूती जो है वो
दिखाना चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि वो किसी से कम नहीं। कोल्ड वॉर के बाद भी रूस उतना ही मजबूत बना हुआ है और उसको कम करके ना आंका जाए और आसपास के क्षेत्र में उसका उतना ही दबदबा है और ये दबदबा जो है वो पश्चिमी देशों को मानना चाहिए। तो ये लड़ाई शुरू हुई थी इस बात से कि नेटो का सदस्य यूक्रेन को नहीं होना चाहिए, इस बात की जिद रूस ठाने बैठा था। उसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि यूक्रेन जो है वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, जिसको साफ तौर पर इनकार करते रहे यूक्रेन के नेता। यहाँ तक कि यहाँ पर 2 जो परमाणु न्यूक्लियर जो संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र है, उन पर गोलीबारी भी हुई, लेकिन अभी वो सही सलामत है और ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पर एक साथ हो रही हैं। ये लड़ाई जिस भी करवट बैठे ये इतिहास को बदलने का मादा रखती है। इतिहास में ये लड़ाई इसलिए जानी जाएगी कि इस लड़ाई के बाद उसका आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ, दुनिया में देशों के समीकरण, उनकी ताकत, ये सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा और किस तरह 2022 में इस तरह की लड़ाई एक हो सकती है और उसका पूरी दुनिया पर, भारत पर भी क्या असर पड़ेगा। भारत में भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि जब पूरी दुनिया पर पड़ेगा तो पूरी दुनिया आज की तारीख में सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है, हर प्रकार का सिस्टम जो है जुड़ा हुआ है। न सिर्फ नागरिकों की जो कि वहां फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनकी बात है, बल्कि उनकी भी बात है जो भारत में रहते हैं, उनके ऊपर भी महंगाई की मार पड़ेगी, हजार दूसरी तरह की चीजें जो असर होगा, एक जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वो उन तक भी पहुंचेगा। तो ये पूरी दुनिया पर असर डालने वाला, एक रुख बदलने वाला ये वक्त है और ये लड़ाई है। देखते हैं कि किस करवट ये बैठेगी ये लड़ाई और उसका असर कहां तक जाएगा और आगे क्या होगा। ये अभी एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। पोलैंड के वेशो से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। यूक्रेन में भारतीय नागरिक और भारतीय छात्र भी फंसे हैं और लगातार ऑपरेशन गंगा के जरिए लोगों को वहां से भारत वापस लाया जा रहा है और ऑपरेशन गंगा अब आखिरी चरण में है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोगों को देश लाया जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा छात्र हैं। लेकिन अब भी सुमी शहर में सैकड़ों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कूटनीतिक कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। खबरों के मुताबिक भारत सरकार इस कोशिश में है कि सुमी में कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम हो जाए ताकि फंसे छात्रों को निकाला जा सके और इस बीच आज भी करीब 2000 से ज्यादा छात्रों को लाया जा रहा है। इन छात्रों में कीव में घायल हुए छात्र हरजोत सिंह भी हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले गोली लगी थी और उनका इलाज कीव के ही अस्पताल में चल रहा था। देश लौटते वक्त उन्होंने कहा कि अब तक का सफर काफी मुश्किलों भरा रहा है। एवरीथिंग इज़ ओके एंड सर जैसे ही, क्योंकि प्लेन में सर मुझे पक्का पता नहीं कि अभी वहाँ पे जाके मैं बोर्डिंग करते वक्त वीडियो बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, बट अभी तक का ये सफ़र हार्ड था, बहुत हार्ड था, बट एक दिल में उमंग थी कि जाना है तो बस जाना ही अपने देश वापस। सो सर आप सबकी बहुत सपोर्ट है कि आज हरजोत सिंह यहाँ पे है। देखिए, जहाँ तक हंगरी का सवाल है, कल रात तक कुछ 5,280 के करीब बच्चे जो यूक्रेन से हमारे विद्यार्थी आए थे वो हंगरी के बुडापेस्ट के हवाई अड्डे से दोबारा चले गए। आज हम कोई 890 और बच्चों को भेजने का आज कार्यक्रम है। 5 फ्लाइट्स हैं और हमें ये उम्मीद है कि ये 6,200 बच्चे जब लौट आएंगे तो हंगेरियन पार्ट अब जो अभी तक जहां पे हमें जानकारी है उससे वो कंप्लीट हो जाएगी। यूक्रेन के लोगों पर क्या बीत रही है इसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। कहीं महिलाओं की जानें जा रही हैं तो कहीं मासूम बच्चे बमबारी का शिकार हो रहे हैं। इस बीच कई शहरों पर रूस के हमले लगातार जारी हैं और यूक्रेन की जनता अपनी ओर से जो बन पड़ रहा है इन हमलों से बचने के लिए वो कर रही है। हमारे सहयोगी विष्णु सोम यूक्रेन के लवीव शहर में है, जहां पर लोग रूसी बमबारी से बचने के लिए कैमोफ्लाज नेट्स बना रहे हैं, यानी ऐसे नेट्स जो उन इमारतों और अहम ठिकानों के ऊपर डाल दिए जाएं जिन्हें बमबारी का खतरा है और आसमान से ऐसा लगे जैसे वहां पर कुछ है ही नहीं या फिर वहां पर जंगल जैसी हरियाली नजर आए। देखिए विष्णु सोम की ये रिपोर्ट। Across various parts of Ukraine, there are efforts at trying to ensure that people are well protected. And that means that even universities and educational institutes like the one that you see over here are being converted for the war effort. These women over here are actually making camouflage nets. And these are gigantic camouflage nets which are being made.
a place where students were studying, including several students from India, in fact, is now being made into an area where camouflage nets are being made so that the war effort can continue. I've actually got two people here who are part of that process. Thanks very much for speaking to us. What is your name? Irena. And could you tell us what exactly you guys have been doing over here? Okay, we for the first 2 days we're trying to find the ready nets for our military. We already use all of football, volleyball nets, but then we understand that there is like less and less of them in our region. So we decided to make them by ourselves, find some YouTube tutorials how to do the net, and just open this point to do the nets by ourselves. So you actually read tutorials before you started? I was trained by more experienced people here. Right. Absolutely. And after making one net, you easily guess the logic of this. So. How big are the nets? We are making like the small pieces, but then we, our military asked for the exact size, and we just put them together and do the exact size. So it can be like the small one or the giant one. Everyone that they need, we can do this. Yeah. They can be easily assembled afterwards into bigger pieces. Yeah. You are incredibly brave women, and thank you so much for speaking to us, and thank you so much for being as optimistic as you are about this effort. And it's remarkable that you are doing what you are doing. Well, there you have it, an idea. And just listen to the words of a grandmother and a young person as well, and the courage which they show over here. There's no question of Russia winning. Every bush, every corner, every place, there are going to be people who are going to be taking on this Russian offensive. उत्तर प्रदेश में आज 7वें और आखिरी चरण का मतदान है। आज 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने इन 54 सीटों में से 36 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 11 तो बसपा ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 613 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है, जिसमें कई दिग्गज भी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे और सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, आखिरकार हम 7वें फेज में, आखिरी चरण में आ ही गए हैं। आपके लिए भी एक बेहतरीन अनुभव रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव को कवर करना। आज के लिए भी बहुत सारे दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बात है सौरभ की पश्चिम से पूर्व तक आते आते हम देखते हैं कि यहां पर क्षेत्रों में गरीबी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं आश्वस्त है कि जो योजनाएं हैं, उसके जो लाभार्थी हैं, वो उसके साथ आकर खड़े होंगे, उसके पक्ष में वोट करेंगे। क्या यहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सेंधमारी करती हुई नजर आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए अदिति, आप पहले दिग्गजों की बात कर रही थी, तो एक दिग्गज हमारे साथ में है ओपी राजभर साहब, जो जहूराबाद विधानसभा से उम्मीदवार हैं सुभाषपा के सपा गठबंधन में। गाजीपुर में ये जहूराबाद विधानसभा है। राजभर साहब, पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने बहुत सारी कमान, खुद भी वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी हद तक कमान आपके हाथ में है। आप लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप खुद हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि आपने प्रचार नहीं किया अपनी विधानसभा में। अपनी विधानसभा सीट में प्रचार क्यों नहीं किया आपने? यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। हमारे विधानसभा में यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है, और जिम्मेदारी हमको दिया था कि पूर्वांचल में जो बीजेपी के द्वारा पैदा किए गए आवारा पशु हैं, जिसको हम अपनी भाषा में ललका सांड कहते हैं, उसे निजात दिल पाने के लिए किसान परेशान, आम आदमी रोड पे परेशान, और प्रदेश में जो महंगाई की मार से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जैसे जनता के बीच में यहाँ बताया कि हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, तो लोगों ने कहा कि जहूराबाद से नहीं होगा, हाँ ये जाइए आप बाहर, और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितवाइए, सरकार बनेगी तभी हो सकता है। देखिए सर, आज 7वें चरण का मतदान है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में लड़े थे, आपने यहाँ कई सीटें जीती थी। इस बार फिर आप कई सीटों पर मैदान में, तो ये चुनाव जो है इस चरण का चुनाव, ये ओपी राजभर की भी साख की बात है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बड़े बड़े बयान दिए हैं, उनका सब नोट हो गया है लखनऊ में, योगी जी ने नोट कर लिया है। वो देख रहे हैं कि राजभर जी को जब अगर चुनाव में 19-20 हुआ तो आपके जो सारे बयान हैं उसको लेकर के आप पर हमला बोलेंगे। देखिए, चुनाव क्लियर हो गया है, सरकार बनने जा रही है, और जहां आप जिस जिले में खड़े हैं, इस जिले की 7 सीट जीतने जा रहे हैं।
बलिया की 7 जीतेंगे, मऊ की 4 जीतेंगे, आजमगढ़ की 10 सीट जीतेंगे और अंबेडकर नगर की 5 सीट जीते। खाता नहीं खुलेगा। आप तो बीजेपी को लड़ाई में नहीं मान रहे हैं। किसी सीट में बताइए कहाँ लड़ाई, एक सीट बता दीजिए। आप थोड़ा अति आत्मविश्वास से लबरेज नहीं है राजभर जी। यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश हो गया है, ठीक है ना। अब जातियों के गणित पे चुनाव हो रहे हैं, विकास नहीं है, विकास मुद्दा नहीं। जातियों के विकास का मुद्दा चुनाव में कहा। देखिए रात को भारतीय जनता पार्टी के लोग दारू मुर्गा पैसा बांट रहे थे, यही विकास है। अगर विकास इन्होंने 5 साल किया तो ये दारू मुर्गा गरीबों के बीच में बांट रहे हैं। बैठाए तो गए थे इसी काशिमाबाद थाने में पूर्व मंत्री विजय मिश्रा जी, पकड़े गए तो चारों तरफ पकड़े जा रहे हैं। भाजपा के लोग दारू मुर्गा पैसा बांट रहे हैं, यही विकास है। विकास करना है तो सड़क का विकास करो, शिक्षा का विकास करो, स्वास्थ्य का विकास करो। इस पे तो इनका फोकस नहीं है। बनारस में क्या रहेगा? प्रधानमंत्री मोदी ने कई दिन कैंप किया है, वहां से आपके भी उम्मीदवार हैं, गठबंधन से भी कई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, सुभाषा भी चुनाव लड़ रही है। बनारस में क्या देखते हैं आप, क्या रहेगा बनारस में आपकी तरफ से बताइए। बनारस में 8 में 5 जीत रहे हैं, 3 पे लड़ाई है। 3 पे लड़ाई है। अब देखिएगा हमारी बात तो थोड़ा लोग कम मानते हैं जी सर। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये चूंकि सड़क पर बैठते चौराहे पर, ये लोग खाली बस उस चौराहे पर जीतते हैं और हारते हैं, और टीवी में हारते हैं और जीतते हैं। अब बूथ पे जब वोट पड़ रहा है ना, पूरे प्रदेश का हालत हम बता रहे हैं ना। आप देखिएगा ना कि लखनऊ में सफाई होने लगी, अखिलेश जी का बंगला, शिवपाल जी का बंगला, ठीक है, उधर मुलायम सिंह का बंगला। आपका बंगला तो छीन लिया था, हटा दिया था बंगला। आपका बंगला, आप अपने बंगला नहीं, हमें बंगला नहीं चाहिए, हम तो खुद बंगला घूमते रहते क्षेत्र में। तो बंगला तारीख को कहाँ मुलाकात होगी हमारी? आप जहाँ कहेंगे वहाँ, लखनऊ में जहाँ कहेंगे। 14 तारीख को शपथ समारोह का सादर आमंत्रित है। अरे 10 तो राजभर साहब हमेशा की तरह अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं, हमसे सवाल पूछते रहेंगे। 10 तारीख को भी मिलेंगे ये हमें, 10 तारीख को भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल आज इनकी साख दांव पर है। खुद भी आज ये प्रत्याशी के तौर पर दांव पर नहीं है। देखिए बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओपी राजभर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। प्रचार तक उन्होंने नहीं किया है और उनका कहना है कि बीजेपी हर सीट को हार जाएगी और वो 14 तारीख भी बता रहे हैं शपथ ग्रहण की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। और रूसी हमले के बीच एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। आज यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले भी ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री की बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री की लंबी बातचीत हो चुकी है और कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की तरफ से लगातार ये कोशिश है कि अलग अलग देशों के प्रमुख जो हैं वो मध्यस्थता करें और किसी तरह से पुतिन को इस हमले से, इस युद्ध से रोका जाए। नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान और अभी की एक बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री मोदी बात करेंगे। भारत सरकार के सूत्रों से यह खबर आई है, आज ज़ेलेंस्की से बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, इसके मायने बताएं। देखिए, ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण है शायरी, क्योंकि अभी भी सुमी जैसे कुछ जगह पर भारतीय फंसे हुए हैं। करीब 700 छात्र हैं जो भारतीय छात्र सुमी में फंसे हुए हैं। भारत चाहता है कि यूक्रेन और रूस के बीच में कुछ समय के लिए युद्ध विराम हो ताकि इन छात्रों को सुरक्षित निकाला जा सके। आप जानते हैं कि ये छात्र काफी परेशान हैं। जो जरूरी सामान है खाने पीने का, यहाँ तक कि पानी तक की उनको बेहद कमी हो रही है। कल भी प्रयास किया गया था, लेकिन युद्ध विराम जो किया गया रूस की ओर से वो कुछ ऐसे शहरों में किया गया जिसका भारतीय छात्रों को कोई फायदा नहीं हुआ। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जो बातचीत करने जा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से, उसमें वो ये अपील कर सकते हैं कि युद्ध विराम किया जाए ताकि सुमी से जो 700 भारतीय छात्र फंसे हैं उन्हें निकालने का मौका मिल सके। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक ऑपरेशन गंगा चल रहा है, करीब 17,000 छात्रों को निकाला जा चुका है। 75 से भी अधिक उड़ानें इसके लिए चलाई जा चुकी हैं और अब ये अंतिम दौर में है। कल ही हंगरी में जो भारतीय छात्र पहुंचे हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है। उनसे कहा गया है कि वो तुरंत एक गूगल फॉर्म पर फिल करें ताकि उनको वहां से भारत वापस लाया जा सके। तो ये अब ऑपरेशन गंगा अंतिम चरण में है, लेकिन एक आखिरी जो चुनौती है वो सुमी में फंसे हुए भारतीय छात्र हैं और उन्हें किसी भी तरह से सुरक्षित निकालना है। ये भारत की पूरी कोशिश है। आप जानते हैं शारिक, की शनिवार को इन छात्रों ने, जो कि काफी परेशान हो चुके हैं, ये कह दिया था कि वो पैदल ही रूस की बॉर्डर की ओर चलना शुरू करेंगे, लेकिन भारत की ओर से उनको आग्रह किया गया, उन्हें कहा गया कि जहां वो अभी हैं बंकरों में वहीं रहें
क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं है कि वो पैदल वहां से जा सकें, और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि युद्ध विराम हो ताकि वो वहां से सुरक्षित निकल सकें। अखिलेश, क्या बहुत कुछ ज़ेलेंस्की के हाथ में रह गया है संक्षेप में? नहीं, देखिए, ये तो निर्भर इसी बात पर करता है कि रूस क्या करता है, लेकिन रूस अपनी ओर से ये गेंद जो है वो यूक्रेन के पाले में डाल रहा है। वो ये कह रहा है कि जहां तक भारतीय छात्रों को निकालने का सवाल है, जब भी कोशिश की जाती है तो यूक्रेन की ओर से गोलीबारी होती है। तो मुझे लगता है कि यही कारण है कि पीएम मोदी बातचीत कर रहे हैं ज़ेलेंस्की से। शुक्रिया अखिलेश शर्मा इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए कि इसके पीछे की वजह क्या है। यूपी में आज 7वें और आखिरी दौर का मतदान हो रहा है। आज 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आज पीएम के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, अखिलेश यादव के लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में वोट पड़ रहे हैं। 2017 में बीजेपी ने इन 54 में से 36 सीटें, सपा ने 11 तो बसपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। आज 613 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें कई दिग्गज भी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 तारीख को यानी 3 दिन बाद आएंगे। सौरभ शुक्ला हैं जो इस वक्त गाजीपुर में मौजूद हैं। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, आप भी पहले दौर से होते हुए 7वें दौर तक पहुंच गए हैं इस चुनाव के कवरेज को करते हुए। आज के दौर की अहमियत और पूरा समीकरण अगर आप समझा पाए। शारिक, बिल्कुल। मेरठ, आगरा, अवध और अब पूर्वांचल, जाहिर सी बात है पूर्वांचल और पश्चिम दोनों के चुनाव में पूरा का पूरा एक कह लीजिए जमीन आसमान का अंतर है। पश्चिम में, और एक रिपोर्टर की तरह बात करें, पश्चिम में धर्म काफ़ी हावी रहता है चुनाव में, और पूरब में जाति। हमने देखा है कि 2017 में किस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर एक जातिगत समीकरण बैठाया था, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक का एक समीकरण। उसमें राजभर बीजेपी के साथ थे, जो अब सपा के साथ हैं। दारा सिंह चौहान, रोनिया राजपूत अति पिछड़ी जाति है, वो दारा सिंह चौहान बीजेपी के साथ थे, अब सपा के साथ में है। स्वामी प्रसाद मौर्य, कुशवाहा अति पिछड़ी जाति, वो पिछड़ी जाति ओबीसी, वो अब सपा के साथ में है। तो ये समीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही वजह है कि जब ये तीनों नेताओं ने छोड़ा, और तीनों नेता पूर्वांचल से चुनाव लड़ते हैं, तो उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, आरक्षण की बात की। तो और जो बीजेपी का योगी जी ने कहा 80 बनाम 20, तो इन लोगों ने दिया 85 बनाम 15। तो 85 पिछड़े, दलित, मुसलमान और अन्य जातियां, और 15 अगड़े। तो अगड़ा बनाम पिछड़ा की बात हो रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो समीकरण आपने समझाने की बात की। देखिए, गाजीपुर जो 7 चरण थे, उनमें से सबसे स्ट्रांगली समाजवादी पार्टी इस चरण में लड़ी थी। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था, उन्होंने 11 सीटें यहाँ पर जीती थी। और इस बार अखिलेश यादव काफ़ी होपफुल हैं। आजमगढ़ में 10 सीटें हैं, आजमगढ़ उनका लोकसभा क्षेत्र है। वो आखिर रैली उन्होंने आजमगढ़ में की, उन्होंने इमोशनल अपील की, ये मेरा घर है, आखिर में आया, मुझे यहाँ की 10 सीटें जिता दीजिए। गाजीपुर में 7 सीटें हैं, 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट बसपा ने और 1 सीट सपा के पास गई थी। मिर्ज़ापुर में 5 की 5 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मिर्ज़ापुर कह लीजिए अपना दल, जो सोनेलाल पटेल फ्रैक्शन है अनुप्रिया पटेल का, उसका गढ़ है, वो बीजेपी ने जीती थी। वहाँ पर बीजेपी के साख दांव पर है। सोनभद्र, वो भी कुर्मी बाहुल इलाका, और हमने देखा है कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ हैं, निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, अच्छे खासे मल्ला वोटर हैं। लेकिन अंत में तय करते हैं ये लोग जो यहाँ पर सुबह से मतदान के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम बताइए। रामधानी चौहान जी। रामधानी चौहान। रामधानी जी, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में आपके लिए? आप क्या चाहते हैं, क्या बेहतर हो, क्या सोच के वोट डालने आए हैं? उनका बताओ जाए, क्या चाहते हैं अच्छे हो आपके लिए? ये मत बताइए किसको वोट डालने जा रहे हैं, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या अच्छा हो आपके लिए इस जहूराबाद सीट में, गाजीपुर में क्या बेहतर हो आपके लिए? उनको समझ तो क्या बताइए, आप बताइए आपका। हाँ बताइए, हाँ बताइए। ऐसा है कि हमको कुल मिलाकर विकास चाहिए, ठीक ना। लाइन चाहिए फ्री में, बिजली चाहिए, फिर रास्ता चाहिए, और बिजली फ्री में चाहिए। हाँ, बिजली। नाम बताइए आप। रामविलास चौहान। रामविलास जी। हाँ। तो बिजली फ्री चाहिए। हाँ, खाद पानी समय से मिलना चाहिए, खाद मिलना चाहिए। अभी तक नहीं मिल रहा था? नहीं, ठीक है, मिल रहा था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सड़वा की बात कौन कर रहा है? साड़वा, ये सड़वा बताइए, समझाइए, नाम बताइए अपना। हमारा नाम सतीश यादव है। हाँ बताइए, क्या सड़वा के बाद क्या कर रहे हैं? हमारे गांव में पूरी साढ़ परेशान कर दिए हैं, पूरा ढेर चढ़े न पूरी जमापुर में। वो पूछ लीजिए, वहाँ पर हैं, उन्हीं से पूछ लीजिए, उनके खेत में नहीं चढ़ता है।
पूछे उनसे। तो आप कह रहे हैं कि आप जो आवारा पशु की समस्या है, हाँ, वो है। बहुत बढ़िया समस्या है। आपका नाम बताइए। रामशेष राजभर। रामशेष राजभर। रामशेष राजभर। राजभर जी, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। जी सौरभ, बस रोजगार बदलाव, रोजगार बहुत सी समस्या है। हाँ, देखिए आप यहाँ पर पूर्वांचल की हवा समझिए, और यहाँ पर ये सब लोग, यहाँ पे एक और बात करने दीजिए, मौका दीजिए, बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। देवनंदन राजभर। हाँ, देवनंदन राजभर। देवनंदन जी, जब वोट डालने आए हैं तो क्या सोच के आए हैं दिमाग में, क्या चाहते हैं बेहतर हो आपके लिए? देखिए, हम लोग पिछड़ी जात में आते हैं और आरक्षण में कोई हम लोग नहीं है, आरक्षण नहीं है। देखिए, सुना आपने, सुना जो हमने पहली बात कहा ना कि यहाँ विकास की बात नहीं है, यहाँ जाति हावी है। उन्होंने बोल दिया कि हमें आरक्षण नहीं मिला, हम पिछड़ी जाति से आते हैं। तो ये सेंटिमेंट था जो 2017 में बीजेपी के साथ था। अब इस बार किसके साथ 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जाति और धर्म एक बहुत बड़ी सच्चाई है उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि विकास के मामले में उत्तर प्रदेश थोड़ा पीछे नजर आता है। शारिक, शुक्रिया सौरभ, हम आपके पास वापस दिन भर लौटते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए शुक्रिया। पीएम के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मतदान जारी है। वहां के प्रसिद्ध 80 घाट से हमारे सहयोगी के चुनावी गणित का क्या है आकलन, बता रहे हैं संकेत उपाध्याय। तो हाँ, वो सुबह बनारस आ गई है जब यहाँ पर चुनाव होंगे। ये 7वां चरण है और उस 7वें चरण के चुनाव के लिए यहाँ पर बनारस में लोग अब आ गए हैं। वो घड़ी आ गई है बनारस के लिए कि जब यहाँ पर वोटिंग होगी। सिर्फ बनारस ही नहीं, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर जैसे तमाम ज़िले, 9 ज़िले जहाँ पर करीब 54 सीटें हैं जिन पर आखिरी चरण में मतदान होना है। हम इस वक्त 80 घाट पर हैं और 80 घाट अमूमन इस समय सुबह सुबह यहाँ पर एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है और 6 से 9 के बीच में, और उसके बाद भी यहाँ पर एकदम खचाखच भरा रहता है ये लोगों से जो माँ गंगा जब उन्हें पुकारती हैं तो वो यहाँ पर आते हैं। लेकिन आज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कम है। वो इसलिए क्योंकि ये शहर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। किस तरफ ये मत जाएगा ये देखना बड़ा रोचक होगा। वो इसलिए क्योंकि तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या होगा, क्या एक ऐसी स्थिति आएगी कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका शहर दक्षिणी यानी कि बनारस साउथ जो माना जाता है कि उनका गढ़ है, क्या वो गढ़ बचा रहेगा? क्योंकि बीजेपी ये सीट कभी नहीं हारी है। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने रैली की, जिस तरीके से अखिलेश यादव घूम घूम कर यहाँ पर प्रचार किए, भीड़ जुटाई, उससे और जो स्थानीय जो विधायक हैं उनके खिलाफ गुस्सा है, उसमें एक बात ऐसी कही जाती है, बताई जाती है कि शायद इस बार बीजेपी बहुत ही गीली मिट्टी पर है, यानी कि चिकनी मिट्टी पर है, फिसल ना जाए। ये सब होगा या नहीं, या प्रधानमंत्री का यहाँ जाकर के टहल जाना, रोड शो कर देना। सब लोगों ने रोड शो किया यहाँ पर। यहाँ से कुछ ही दूर पर है वो घाट जिसका नाम है, जहाँ पर बना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और उस कॉरिडोर के चलते भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि उन्होंने बनारस का खासा विकास किया है। इस घाट को प्रस्तुत करना चाहती है ये बताने के लिए कि कितना विकास हुआ है। इसके अलावा शहर में एक व्यवस्था लगाने के लिए या लाने के लिए वो दावा करते हैं कि देखिए हमने कितना विकास किया है। लेकिन क्या स्थानीय लोग भारतीय जनता पार्टी पर, योगी आदित्यनाथ पर और मोदी पर इस कदर भरोसा करेंगे कि एक मुश्त वोटिंग होगी? 2017 की अगर बात करें तो बनारस में बीजेपी और उनके घटक दल, उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। लेकिन क्या 2022 में भी यही होगा? सारा खेल 2 चीज़ों पर टिका है, किसके जातीय समीकरण ज़्यादा सही हैं, क्योंकि पूर्वांचल जातीय समीकरणों का खेल है। अगर आप बनारस की बात कर लें, गाजीपुर, मऊ, इन सब इलाकों की बात कर लें, पूर्वांचली क्षेत्र है और यहाँ पर जातीय समीकरण जो है दुरुस्त होना वो सबसे मायने रखता है। सपा कहती है उनके पास भी जातीय समीकरण है, भाजपा कहती है उनके पास भी है। किसके ज़्यादा मजबूत हैं और किसका समीकरण ज़्यादा सटीक बैठा है, ये तय करेगा कि पूर्वांचल किस ओर जाएगा। और जैसी कि कहावत है, जिस तरफ पूर्वांचल मुंह करता है उस तरफ उत्तर प्रदेश का मुंह हो जाता है। तो हम दिन भर रिपोर्टिंग करेंगे और आप तक खबर लेकर के आते रहेंगे कि बनारस के दिल में क्या है। और आज दिल में जो कुछ भी है वो वोट की चोट से सत्ता परिवर्तन या सत्ता रहे देने
के पक्ष में फैसला होगा। यूपी में आखिरी दौर का मतदान शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे तक चलेगा। तो वाराणसी के अर्दली बाजार के बूथ पर पोलिंग जारी है। यहां का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी अजय सिंह। उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के अंतिम चरण का जो चुनाव है वो अपने पूरे उसमें आ गया। सुबह जरूर थोड़ी सी बनारस में आपको ठंड नजर आएगी, थोड़ी सी जब आप मोटरसाइकिल से चलेंगे तो ठंड नजर आ रही थी, हवा चल रही थी, लेकिन मतदान की गर्मी दिख रही है। अगर हम आपको यहाँ दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत लाइन लगी है। जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं वो तमाम लोग हैं। मतदान के लिए सुबह से लाइन लग गई, लेकिन मतदान नहीं हो रहा है। किन्हीं कारणवश मतदान रुका हुआ है। उसको लेकर के लोगों के अंदर एक थोड़ी सी नाराजगी नजर आ रही है। आपको क्या नाराजगी नजर आ रही है? वोट नहीं पड़ा, भैया आधे घंटे से खड़े हैं लाइन में, आधे घंटे से लाइन में खड़े हैं, तो वो अभी हो नहीं पाया। अभी नहीं होता। तो आप लोग जी, आप लोग 6:45 बजे आ गए थे, तो कोई टेक्निकल गड़बड़ी वो लोग बता रहे हैं वो अभी अच्छा कुछ बता रहे हैं। 2 मिनट कर रहे हैं और बता कर रहे हैं। 2 मिनट कर रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे। तो अब एक जो मतदान का जो एक वो होता है ना, कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि सुबह जो सीनियर सिटीजन है उनके अंदर उत्साह बहुत है। वो बिल्कुल तैयार होकर के आए हैं वो लोग, मतलब जो है मतदान करने के लिए। तो एक बड़ी चीज़ निकल करके आ रही है कि सुबह सुबह लोग जो है वो इतनी भीड़ अगर नज़र आ रही है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खूबसूरती है। और इसकी वजह से जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपस में जो है करने की बातें भी हो रही हैं और तमाम चीज़ें जो है एक ले करके कि कौन जल्दी जाता है। लेकिन चूंकि बहुत समझदार लोग यहाँ पर हैं तो सीनियर सिटीजन को उन्होंने आगे कर दिया है, वो पहले वोट डाल दें और उसके बाद फिर जो है आगे और करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। तो पूरे बनारस में क्या क्या कहें, 7वें फेज के जो 54 सीटें हैं उन सीटों पर चुनाव का मतदान शुरू हो गया है। बनारस में भी ये चीज़ें जो है तेज़ी से हो रही है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान की गर्मी और बढ़ेगी। लोग घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो अभी का जो अपडेट है उसके हिसाब से भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई है। 1500 अंकों से ज्यादा शेयर बाजार गिर चुका है। निफ्टी की बात करें तो 400 अंक से ज्यादा उसमें भी गिरावट है। कुछ दिनों में जो पिछले कुछ दिन रहे हैं उसमें बाजार लगातार नीचे की तरफ गोता लगा रहा है। आज एक बड़ा गोता लगाया है 1500 अंकों के साथ शेयर बाजार गिरा। निफ्टी में भी 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच हो रहे युद्ध का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा है। वहीं एक और असर दिख रहा है, वो है कच्चे तेल की कीमत पर, जो अब $130 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। रिकॉर्ड स्तर पर है अब कच्चे तेल की कीमत। 14 साल के उच्चतम स्तर पर कच्चे तेल की कीमत पहुंच चुकी है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से इसमें तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। 2008 के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर 2008 में कच्चा तेल $147 प्रति बैरल था। और अब आपको पूरे अपडेट से अवगत कराते हैं कि वॉर अपडेट्स क्या हैं। आज रूस का यूक्रेन पर हमले का 12वां दिन है। उधर पुतिन ने साफ कर दिया है कि चाहे बात से हो या युद्ध से, वो यूक्रेन में अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। इसी सिलसिले में देर रात फ्रांस के राष्ट्रपति से एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति ने बात की। करीब 1.25 घंटे फोन पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने साफ कर दिया कि चाहे बात से हो या युद्ध से, वो यूक्रेन में अपना लक्ष्य पूरा किए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने मैक्रों से यह भी कहा कि रूस का यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमले का इरादा नहीं है। पुतिन ने तुर्की के राष्ट्रपति से साफ कहा कि यूक्रेन उसकी शर्तें मान ले तभी युद्ध रुकेगा। नरसंहार रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला किया गया, पुतिन ने दावा किया। पुतिन ने मारियुपोल से आम लोगों के ना निकल पाने का जिम्मेदार भी यूक्रेन को बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया अब ओडेसा पर बमबारी की तैयारी कर रहा है रूस। यूक्रेन दावा कर रहा है कि जंग में मारे गए हैं रूस के करीब 11,000 सैनिक, रूस के 285 टैंक और 44 विमान मार गिराए गए। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि उसे बहुत ही पुष्ट रिपोर्ट मिली है जिनके मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान युद्ध अपराध किए हैं, खासतौर पर नागरिकों को निशाना बनाकर।
उधर संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जंग शुरू होने से अब तक 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। नेटफ्लिक्स ने रूस में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। रूस में अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड की सेवा भी बंद है। मास्टर वीजा कार्ड ने पहले ही अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया हुआ है। रूस के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यह बताया कि रूस ने यूक्रेन के विनित्सा पर 8 मिसाइलों से हमला किया है और उसका हैवरीशोवका एयरपोर्ट रूसी हमलों की वजह से तबाह हो गया। इस एयरपोर्ट पर हुए हमले की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हर जगह आग लगी हुई है और आसमान में काला धुआं उठ रहा है। यूक्रेन से लगातार भारतीयों को देश लाया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया, जो अब आखिरी चरण में है। अब तक 16,000 से ज्यादा छात्रों को देश लाया जा चुका है, लेकिन अब भी सुमी शहर में सैकड़ों भारतीय छात्र फंसे, जिन्हें निकालने की पूरी कूटनीतिक कोशिश की जा रही है। खतरों के मुताबिक भारत सरकार इस कोशिश में है कि सुमी में कुछ घंटों के लिए युद्ध विराम हो, ताकि फंसे छात्रों को निकाला जा सके। इस बीच आज भी करीब 2,000 से ज्यादा छात्रों को भारत लाया जा रहा है। इन छात्रों में कीव में घायल हुए छात्र हरजोत सिंह हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले गोली लगी थी और उनका इलाज कीव में ही चल रहा था। देश आते वक्त उन्होंने कहा, अब तक का सफर मुश्किलों भरा रहा है। एवरीथिंग इज ओके एंड सर, जैसे ही, क्योंकि प्लेन में सर मुझे पक्का पता नहीं कि अभी वहाँ पे जाके मैं बोर्डिंग करते वक्त वीडियो बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, बट अभी तक का ये सफ़र हार्ड था, बहुत हार्ड था, बट एक दिल में उमंग थी कि जाना है तो बस जाना है अपने देश वापस। सो सर, आप सबकी बहुत सपोर्ट है कि आज हरजोत सिंह यहाँ पे है।